बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मामलात को ख़राब करने के मंसूबे पर इस वक्त बहुत तेज़ी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और अब आग पर पेट्रोल छिड़कने का अमल शुरू कर दिया गया है और चीज़ों को न सिर्फ अब स्पीड अप किया जाएगा बल्कि हालात को अब मज़ीद ख़राबी की जानिब ले जाया जाएगा। और अब वज़ीर ख़जाना की गिरफ़्तारी तक बात जा पहुंची है, जबकि नून लीग में फड्डे और एक के बाद एक बयानात मरीम नवाज़ के लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं और ऑप्शंस इनके लिए महदूद होते जा रहे हैं। जबकि शहबाज गिल को भी निशाने इबरत बनाने के लिए एक अहम तरीन कदम उठा लिया गया है और अब शहबाज गिल को दोबारा विक्टिमाइज़ किया जाएगा और शहबाज गिल के लिए अब कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। ये लग रहा है कि इस निज़ाम में इस तरफ ये मामलात जा रहे हैं। इस वक्त आप मिल के हालात देख लें कि किस तरह से मईशत दिवालियापन की दहलीज पर है, किस तरह से मामलात कितने ख़राब हो चुके हैं। और अब मामला यहाँ तक कहा गया कि टैक्स दहिंदगान का पैसा सरकारी अखराजात से बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई किफ़ायत शारी कमेटी की जानिब से पेश करदा जामे तजावीज़ में फ़ौज के ऐसे बजट में 15% कटौती का मुतालबा किया गया है जो गैर अस्करी यानी नॉन कॉम्बैट नौइयत का है, यानी जंग में जो बजट इस्तेमाल होता है उसमें कटौती की जाए। तो मैं समझता हूं कि ये जितनी चीज़ें हैं ये आगाज़ हैं। आप देख लें कि श्रीलंका को IMF ने कहा कि अपनी फ़ौज की तादाद कम कर दो, इसके अलावा दीगर तमाम तर चीज़ें होती हैं और आखिर में आपके जो एटमी असासे हैं वो इस सारे मामले के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि इकनॉमिक सिक्योरिटी आपकी नेशनल सिक्योरिटी का अहम तरीन जुज़्व है। अब सबसे अहम बात यह है कि वज़ारत दिफा ने इस कौमी अहमियत के मामले में अपना हिस्सा डालने पर इत्तेफाक किया है, क्योंकि मुल्क को संगीन माली और मुआशी बहरान का सामना है। कमेटी की तजावीज़ में कहा गया कि नॉन कॉम्बैट दिफाई बजट में 15% कटौती की जाए। इस हवाले से सेक्रेटरी दिफा की राय है कि दिफाई बजट में कोई भी कटौती करने से कबल वज़ारत दिफा और वज़ारत ख़जाना को चाहिए कि वो इस हवाले से तफसीलन नज़र सानी करें। अब ये एक किफ़ायत शारी की कमेटी बनाई गई है ताकि जो टैक्स दहिंदगान का पैसा है वो सरकार अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च ना करे, और ये IMF के मुतालिबात हैं, वरना तो ऐसी चीज़ें हमारे जहन में नहीं आती। अच्छा, अब एक जानिब ये सब हो रहा है, दूसरी जानिब गो मरीम नवाज़ वापस आ चुकी हैं लेकिन उनकी मुश्किलात में कमी नहीं आ रही। एक जानिब शहबाज शरीफ ने भारी भरकम काबीना और लोगों को नवाजने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि किफ़ायत शारी करनी है और 85 अरकान की काबीना हो चुकी है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा लेने से माजरत कर ली है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 नए मुआवनीन ख़ुसूसी तैनात किए थे, जिनमें रुकन कौमी असम्बली रौ अजमल, शाइस्ता परवेज़, कैसर शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान शामिल थे। ताहम अब शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा लेने से माजरत कर ली, क्योंकि प्रेशर ही इतना है। इस वक्त इस डूबती कश्ती में कौन अपने चंद महीनों के प्रोटोकॉल के लिए सवार हो, बल्कि इससे उतरने का सब सोच रहे हैं। अब आप देखें कि कैप्टन सफदर की एक स्टेटमेंट आई, फिर मरीम नवाज़ की कनीज़ मरीम औरंगज़ेब ने उस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया, और अब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का कहना है कि कैप्टन सफदर की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हमें जनरल बाजवा की तोसी के लिए बिल पास नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि फ़ौज की क़यादत के मामले पर एक पार्टी वोट ना देती तो सियासी पोलराइजेशन हो जाती, जो इदारे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमने ये किया। और अब ये कैप्टन सफदर के बयानात उनके स्टेटमेंट्स और उनके नज़रिए से इत्तेफाक नहीं करते। अब कैप्टन सफदर से इत्तेफाक ना करना क्या डायरेक्टली मरीम नवाज़ से इत्तेफाक ना करना है, क्योंकि आप देख लें कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है वो हमेशा से नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का रहा है। शहबाज शरीफ हमेशा से डिग्गी में बैठकर, और वो भी मलिक अहमद ख़ान की डिग्गी में बैठकर ताकतवरों से मिलते थे और उन्हें यकीन दहानियाँ करवा के ही वो इस वक्त इक़्तिदार में आए हैं। अब दूसरी जानिब मैंने आपको बताया कि जिस तरह से इलेक्शन ना करवाने के लिए आखिरी हरबा अपनाया जाएगा
اور اکنامک ایمرجنسی نافذ کر کے الیکشن ڈیلے نہیں بلکہ حکومت کی مدت میں ہی اضافہ کر کے معاملات 2024-25 تک لے جائے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اندر ایک بڑا اہم پیس آف پزل ہے اور وہ ہے عمران خان۔ سب سے بڑا پیس ہے یہ، کیونکہ عمران خان کے پاس اس وقت پبلک سپورٹ ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا، جس میں پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی خدشات اور دیگر معاملات پر عوامل پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اجلاس میں صدر مملکت کے بھیجے گئے مراسلے پر غور کیا گیا۔ صدر مملکت کے مراسلے کے آئینی اور قانونی مضمرات اور الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزارت داخلہ کے امن و امان کی خراب صورتحال سے متعلق خط پر بھی غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق وزارت داخلہ کے خط میں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اب یہ کس طرف معاملہ جا سکتا ہے وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کو سٹیک ڈیوٹی کے لیے مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس میں فنانس ڈویژن کی طرف سے مطلوبہ فنڈز کی عدم دستیابی پر غور کیا گیا، یعنی پیسے نہیں ہیں۔ اب اکنامک ایمرجنسی کا بھی تڑکا لگایا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق فنانس ڈویژن نے الیکشن کمیشن سے فنڈز فراہمی کی درخواست کو مؤخر کرنے کا کہا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے سیکیورٹی خدشات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی خدشات پر بھی غور کیا گیا۔ اب وفاقی وزارت داخلہ نے گزشتہ روز سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا، جس میں کہا تھا کہ ملک دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے باعث سخت سیکیورٹی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ملک کو کثیر الجہتی سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں۔ سرحدوں اور اندرونی سیکیورٹی کی صورتحال پر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ملک میں امن و امان کے قیام اور عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مصروف ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس دیگر سرگرمیوں کے لیے زیادہ وقت نکالنا مشکل ہے۔ جی ایچ کیو کے مطابق فورسز کی مردم شماری کے لیے تعیناتی کی جانی ہے۔ قومی اسمبلی کے ضمنی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی قابل عمل نہیں۔ حساس اور غیر حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی ممکن نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک طرح سے انکار کر چکے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان الیکشن کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ اپنا الیکشن کا نیریٹو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ نے انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کا فارمولہ طے کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق پارٹی بیانیے کے ساتھ کھڑے رہنے والے سابق ارکان پارلیمنٹ کو ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی بورڈ نے سفارش کی ہے کہ پارٹی کے 80% سابق ارکان کو جبکہ 20% ٹکٹس نئے امیدواروں کو دیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ نے یہ سفارش بھی کی ہے کہ آئندہ الیکشن میں پارٹی کے دیرینہ کارکنوں کے لیے بھی گنجائش نکالی جائے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے بھی یہی فارمولہ ہوگا۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر آنے والے 5 سے 6 افراد کو بھی ایڈجسٹ کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پہلے مرحلے میں شمالی پنجاب کے امیدواروں میں پارٹی ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ عمران خان حتمی امیدواروں سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ بورڈ کی سفارشات کی حتمی منظوری پارٹی چیئرمین عمران خان خود دیں گے۔ ناظرین کرام، اب ذرا آ جاتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر، اور جو اس وقت ملک کے اندر معاملات چل رہے ہیں اس میں شہباز گل، اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی بریت کا جو کیس ہے، جس میں ان کے اوپر اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس ہے، اس میں انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے غلط کہا یا ٹھیک کہا، یہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا۔ اب اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے شہباز گل کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے کہا کہ شہباز گل پر فرد جرم 27 فروری کو عائد کی جائے گی۔ شہباز گل پر اداروں کے سربراہان کے خلاف
उकसाने के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं और वो ज़मानत पर रिहा हैं, तो इनका केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। अब यहीं पर इमरान खान की टीम का सबसे अहम रुकन अगर किसी को देखा जाए तो वो शौकत तरीन है। शौकत तरीन के हवाले से अभी जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में भी बहुत कुछ जनरल बाजवा के बिहाफ पर लिखा। अब वफाकी तहकीकाती इदारे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ गुफ्तगू की लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए ने मज़ीद कहा कि FIA तहकीकात के बाद शौकत तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने PTI सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली है। ज़राए का यह भी कहना है कि FIA तहकीकात में बताया गया कि शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। PTI सेनेटर इस तरह कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वफाकी हुकूमत ने शौकत तरीन की लीक ऑडियो पर तहकीकात के लिए मामला FIA को भिजवाया था। FIA बिलाशुबा आपको पता है कि वफाकी हुकूमत के अंडर आती है। अब ये क्यों किया जा रहा है? इमरान खान अगर आज भी हुकूमत में आ जाते हैं तो एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि इमरान खान की टीम का सबसे अहम तरीन खिलाड़ी अगर कोई होगा तो वो शौकत तरीन होंगे, क्योंकि इस वक्त हर चीज़ आपकी मईशत, हर चीज़ आपकी इकोनॉमी के गिर्द घूम रही है। शौकत तरीन इस पर काम कर रहे थे कि आके करना क्या है, टफ टाइम से कैसे निकालना है, इस पर वो काम कर रहे थे। इमरान खान के साथ ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तो इनके साथ भी शहबाज गिल, आज़म सवाती, शेख रशीद वाला सारा एपिसोड जो है वो रिपीट किया जाएगा, विक्टिमाइज किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर आज भी खान की गवर्नमेंट आती है तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन होंगे, और इमरान खान के अपरेंटली उनके सबसे अहम तरीन वज़ीर जो है, उनकी टीम का जो सबसे अहम तरीन इम्पोर्टेंट टेक्निकल हिस्सा है वो शौकत तरीन है। उन पर हाथ डालने का जो है वो फैसला किया गया है। तो इस वक्त लोगों को तोड़ा जा रहा है, इमरान खान को पॉलिटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये इस वक्त ईगो और अना का मसला है। अब ऐसा नहीं है, वक्त बदल चुका है। अब इन लोगों को हर जगह से नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।